दोस्तों आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट कर ज़रूर बताएं। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रानी अनिका की बॉडी में जितनी भी गैस फैली हुई थी या उसके खून में वह गैस घुली हुई थी, उसको काफ़ी हद तक बाहर की तरफ निकाल दिया गया था। अब स्वाति मल्होत्रा बूढ़े बाबा को कहती है, बूढ़े बाबा जल्दी से वहाँ से बाहर की तरफ चले जाते हैं। तो वहीं पर स्वाति मल्होत्रा अब जल्दी से अपनी पॉकेट से एक इंजेक्शन निकालती है और अनिका की बाजू पर वह सिरिंज आराम से डाल देती है जितनी भी उसमें दवाई थी। उसके बाद वह दोबारा से एक और इंजेक्शन निकालती है और दूसरे हाथ से अनिका की कुछ ब्लड सैंपल ले लेती है और उसे अपनी पॉकेट में वापस से डाल लेती है। अब स्वाति मल्होत्रा ने जो उसके सिर पर काफ़ी जो ब्लड लॉस हो चुका था वो काफ़ी हद तक अब कंट्रोल में आ चुका था, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा को बहुत पहले से ही ये पता था कि अनिका की बॉडी नॉर्मल व्यक्तियों से कितनी फास्ट काम करती है। तो दरअसल बात भी कुछ ऐसे ही थी। अगर अनिका की बॉडी जितना खून उसकी बॉडी से लॉस हुआ है वह जल्दी से रिकवर कर सकती है, यानी कि जो व्यक्ति ब्लड 1 वीक में कंप्लीट करते हैं अनिका की बॉडी उसे 1 दिन में ही कंप्लीट कर लेगी। इसलिए ब्लड से संबंधित कोई भी हानि ना हो, ये बात तो स्वाति मल्होत्रा को भी पता थी। अब अनिका की बॉडी काफ़ी अच्छे से और जितने भी उस अनिका की बॉडी के ऑर्गन्स थे सभी अच्छे से काम करने लग जाते हैं और जो उस पर जितनी भी मशीनरी लगी हुई थी वह सभी अब कंट्रोल में आ चुकी थी। उन पर साफ साफ देखा जा चुका था या देखा जा पर आराम से देखा जा सकता था कि अनिका की बॉडी अच्छे से कार्य कर रही है। जितना भी हार्ट बीट उसकी चलनी चाहिए नॉर्मल के समान, उसकी पल्स सब चीज़ नॉर्मल हो चुकी थी। अब स्वाति को ये यकीन हो जाता है कि अनिका को 1 या 2 घंटे के अंदर ही होश आ जाएगा। अब मुझे यहाँ से निकलना होगा क्योंकि मेरा निकलना यहाँ से बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये डॉक्टर्स वापस अपने पहले की तरह होश में आते हैं उससे पहले ही मुझे यहाँ से जाना होगा। बूढ़े बाबा रास्ता साफ देकर क्योंकि वह स्वाति मल्होत्रा की एक गाड़ी लेकर आए थे जो कि वह एक काफ़ी अलग तरीके के फीचर उसके अंदर थे, लेकिन बाहर से वो गाड़ी बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। अब स्वाति मल्होत्रा भी ऐसा ही कुछ करती है क्योंकि उसने डॉक्टर की किट को तो पहना था, लेकिन फिर वह साइड होकर आराम से उस किट के जो फेस पर मास्क लगाया हुआ था बड़ा सा, उसे निकाल कर एक छोटा सा ही मास्क लगा लेती है ताकि वह अलग से ना लगे। उसके बाद स्वाति मल्होत्रा ब्लूटूथ के जरिए रोहित से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रोहित का ध्यान तो उस बूढ़े बाबा की ही तरफ था। लेकिन अचानक से रोहित को महसूस होता है कि उसे यहाँ से उठना चाहिए। अब रोहित वहाँ से आकाश गुलेरिया को एक्सक्यूजेस बोलकर अनिका के दरवाजे की तरफ जाने की कोशिश करता है, क्योंकि अभी तक उसका ध्यान अनिका के रूम की यानी कि अनिका के वार्ड की तरफ नहीं था। अब रोहित आगे की तरफ कदम बढ़ा देता है तो स्वाति मल्होत्रा भी, जो कि अभी तक रोहित का ही वेट कर रही थी, और रोहित जैसे ही दरवाजा खोलता है स्वाति मल्होत्रा भी वैसे ही आराम से बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि शायद एक पल के लिए तो ऐसा लगे शायद यहाँ से कोई अभी अभी गया है, लेकिन ये समझ ना आए कि यहाँ से कौन गया है। लेकिन स्वाति मल्होत्रा सीधी ना चलकर वह आराम से रुक कर चल रही थी, यानी कि 4 से 5 कदम चली और उसके बाद वह आराम से साइड होकर रुक गई। ऐसे करते करते वह जैसे ही आगे की तरफ कदम बढ़ाती है उसकी टक्कर और किसी से नहीं करण गुलेरिया से हो जाती है, क्योंकि करण गुलेरिया भी वहीं पर खड़े हुए थे ग्रिल के पास, जो कि कुछ सोचने विचारने में ही डूबे हुए थे, क्योंकि उसे वही फीलिंग आ रही थी जैसे कि उस रात के समय आई थी। लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था लेकिन कि आखिर वह इतना शांत हुआ तो हुआ कैसे। जैसे स्वाति मल्होत्रा से उसकी टक्कर होती है वैसे ही स्वाति मल्होत्रा भी पलट कर दूसरी तरफ से फेस करते हुए डॉक्टर का सहारा लेते हुए जो वहाँ पर डॉक्टर नर्स जा रही थी उन्हीं के बीच अपने आप को सेटल कर लेती है और उनके साथ ही आगे की तरफ कदम बढ़ा देती है। जैसे ही करण गुलेरिया को वो फीलिंग और ज़्यादा उसकी हार्ट बीट काम करना स्टार्ट कर देती है, वह दूसरी तरफ देखता है क्योंकि वहाँ पर कुछ नर्स और कुछ डॉक्टर जा रहे थे। वह जैसे ही उन्हें रोकता है और उनके पास जाने के लिए अपने कदम बढ़ाता है, सभी रुक जाती है और उनके साथ मजबूरी थी कि स्वाति मल्होत्रा को भी वहीं पर रुकना पड़ा, क्योंकि नहीं तो वह करण गुलेरिया की नज़रों में आ जाती। अब वह आराम से उसकी तरफ कदम जैसे ही बढ़ाते हैं तभी रोहित
की ब्लूटूथ ऑन हो जाती है। अब स्वाति कहती है कि अब कुछ करो, इतना ही कहती है क्योंकि ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती थी क्योंकि उसके पास कोई खड़ा था। वह नर्स भी उसकी बातें सुन सकती थी। अब रोहित जल्दी से अपने कदम दरवाजे से बाहर की तरफ ही निकालता है और वह करण को देख पा रहा था, करण जो कि किसी के पास जाने की कोशिश कर रहा था। अब रोहित जल्दी से कहता है कि पापा अनिका। अब करण गुलेरिया का ध्यान बिल्कुल भटक जाता है, जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। अब वह रोहित की तरफ जैसे ही देखता है, वह नर्स और वो डॉक्टर वहाँ से आगे की तरफ कदम बढ़ा देते हैं। वह जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। अब ना चाहते हुए भी करण गुलेरिया दूसरी डायरेक्शन में ना जाते हुए वापिस उस डायरेक्शन में ना जाते हुए अब अनिका के रूम की तरफ ही अपने कदम बढ़ा देते हैं। अब जल्दी से रोहित के पास करण गुलेरिया पहुँच जाते हैं और साथ में ही आकाश वहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है। तभी डॉक्टरों की टीम में से कुछ नर्स जल्दी से बाहर की तरफ आते हैं। तभी रोहित और करण आकाश वहीं पर खड़े थे। तभी आकाश कहता है कि क्या हुआ अनिका, बिल्कुल ठीक है। तभी वो नर्स हड़बड़ी में जाते हुए कहती है, हाँ आप खतरे से बाहर है अनिका मैम। इतना ही कहती है और उसके बाद वह वापस अपने रिसेप्शन की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। तो वहीं अब तीनों के फेस पर हल्की सी शांति साफ साफ झलक रही थी क्योंकि रोहित जो कि अंदर से टूट चुका था, लेकिन उसे कहीं ना कहीं एक कोने में अपनी अनिका दिखाई दे रही थी। उसे पता था कि उसकी माँ उसे ऐसे मरने नहीं दे सकती, वही बचा सकती है। अब रोहित मन ही मन फैसला करता है कि मैं जितना प्यार अब अनिका से करता हूँ, अब कहीं ना कहीं स्वाति मल्होत्रा भी मेरी माँ है। मैं भी अनिका की तरह ही उनकी अच्छे से और पूरे दिल से रिस्पेक्ट करूँगा क्योंकि उन्हीं की वजह से तो आज मेरी अनिका मेरी लाइफ में आने वाली है। अब जल्दी से रोहित और आकाश करण तीनों ही दूसरी तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं क्योंकि रोहित नहीं चाहता था कि अनिका से अभी कोई मिले और क्योंकि अभी डॉक्टर की टीम भी बाहर की तरफ ही नहीं आई थी। तभी करण और आकाश दोनों ही श्रेया के पास चले जाते हैं क्योंकि वह सभी को बताना चाहते थे कि अनिका अब खतरे से बाहर है। तो वही रोहित आराम से उसी जगह पर खड़ा हो जाता है। अब लगातार रोहित की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, इतने बहे जा रहे थे जो कि अभी तक अपनी आंखों के आंसू को कंट्रोल करे हुए था, लेकिन अब उसकी आंखों के आंसू उसके कंट्रोल से ही बाहर हो जाते हैं। अब रोहित आराम से रो रहा था। तभी पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। अब जैसे ही रोहित पीछे की तरफ देखता है, पीछे और कोई नहीं बल्कि करण गुलेरिया ही थे। अब करण गुलेरिया आराम से रोहित के पास आ जाते हैं और फिर कहते हैं, बेटा अब मुझे पता है कि एक बाप इतना दुखी हो सकता है लेकिन उसका पति भी उतना ही दुखी होगा, इसलिए हम एक दूसरे का सहारा हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक अनिका को होश नहीं आता, अनिका ठीक नहीं होती, तब तक मैं तुम्हारे साथ इसी हॉस्पिटल में यहीं पर रहने वाला हूँ। अब करण गुलेरिया की ऐसी बातें सुनकर रोहित करण के गले लग जाता है कि दूसरी तरफ जहाँ पर आकाश गुलेरिया आगे की तरफ बढ़ रहे थे, उसके साथ करण भी बढ़ रहे थे। तभी करण गुलेरिया आकाश को कहते हैं कि ये आकाश तुम चलो, मैं अभी रोहित को कुछ बोल कर आता हूँ। इतना बोलने के बाद आकाश तो श्रेया के और राजलक्ष्मी के पास जाने लग जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब करण गुलेरिया रोहित के पास झूठा मूठा बहाना करके ही करण रोहित का सहारा बनने के लिए उसके पास आ जाते हैं। अब ऐसे में दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अब कहीं ना कहीं अब करण गुलेरिया की आंखों से भी आंसू झलक उठते हैं, जो कि वो भी काफ़ी देर से अपने मन में काफ़ी विचलित था और ऊपर से अनिका भी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था आखिर वह सोचे क्या और जाने क्या। अब करण अपने आप को शांत करने की कोशिश करते हैं। अब रोहित भी अपने आप को शांत करके कहता है कि पापा अपना दिल ऐसे हल्का मत करो क्योंकि हमारी अनिका को कुछ नहीं। टीम में से कुछ नर्स जल्दी से बाहर की तरफ आते हैं। तभी रोहित और करण आकाश वहीं पर खड़े थे। तभी आकाश कहता है कि क्या हुआ अनिका, बिल्कुल ठीक है। तभी वो नर्स हड़बड़ी में जाते हुए कहती है, हाँ आप खतरे से बाहर है अनिका मैम। इतना ही कहती है और उसके बाद वह वापस अपने रिसेप्शन की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। तो वहीं अब तीनों के फेस पर हल्की सी शांति साफ साफ झलक रही थी क्योंकि रोहित जो कि अंदर से टूट चुका था, लेकिन उसे कहीं ना कहीं एक कोने में अपनी अनिका दिखाई दे रही थी। उसे पता था कि उसकी माँ उसे ऐसे मरने नहीं दे सकती, वही बचा सकती है। अब रोहित मन ही मन फैसला करता है कि मैं जितना प्यार अब अनिका से करता हूँ, अब कहीं ना कहीं स्वाति मल्होत्रा
बचाई हुई मेरी माँ हैं। मैं भी अनिका की तरह ही उनकी अच्छे से और पूरे दिल से रिस्पेक्ट करूँगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो आज मेरी अनिका मेरी लाइफ में आने वाली है। अब जल्दी से रोहित और आकाश, करण तीनों ही दूसरी तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं, क्योंकि रोहित नहीं चाहता था कि अनिका से अभी कोई मिले, और क्योंकि अभी डॉक्टर की टीम भी बाहर की तरफ ही नहीं आई थी। तभी करण और आकाश दोनों ही श्रेया के पास चले जाते हैं, क्योंकि वह सभी को बताना चाहते थे कि अनिका अब खतरे से बाहर है। तो वही रोहित आराम से उसी जगह पर खड़ा हो जाता है। अब लगातार रोहित की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, इतने बहे जा रहे थे जो कि अभी तक अपनी आंखों के आंसू को कंट्रोल करे हुए था, लेकिन अब उसकी आंखों के आंसू उसके कंट्रोल से ही बाहर हो जाते हैं। अब रोहित आराम से रो रहा था, तभी पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। अब जैसे ही रोहित पीछे की तरफ देखता है, पीछे और कोई नहीं बल्कि करण गुलेरिया ही थे। अब करण गुलेरिया आराम से रोहित के पास आ जाते हैं और फिर कहते हैं, बेटा, अब मुझे पता है कि एक बाप इतना दुखी हो सकता है, लेकिन उसका पति भी उतना ही दुखी होगा, इसलिए हम एक दूसरे का सहारा हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक अनिका को होश नहीं आता, अनिका ठीक नहीं होती, तब तक मैं तुम्हारे साथ इसी हॉस्पिटल में यहीं पर रहने वाला हूँ। अब करण गुलेरिया की ऐसी बातें सुनकर रोहित करण के गले लग जाता है। कि दूसरी तरफ जहाँ पर आकाश गुलेरिया आगे की तरफ बढ़ रहे थे, उसके साथ करण भी बढ़ रहे थे। तभी करण गुलेरिया आकाश को कहते हैं कि आकाश, तुम चलो, मैं अभी रोहित को कुछ बोल कर आता हूँ। इतना बोलने के बाद आकाश तो श्रेया के और राजलक्ष्मी के पास जाने लग जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब करण गुलेरिया रोहित के पास झूठा मूठा बहाना करके ही करण रोहित का सहारा बनने के लिए उसके पास आ जाते हैं। अब ऐसे में दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अब कहीं ना कहीं अब करण गुलेरिया की आंखों से भी आंसू झलक उठते हैं, जो कि वो भी काफ़ी देर से अपने मन में काफ़ी विचलित था, और ऊपर से अनिका भी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था आखिर वह सोचे क्या और जाने क्या। अब करण अपने आप को शांत करने की कोशिश करते हैं। अब रोहित भी अपने आप को शांत करके कहता है कि पापा, अपना दिल ऐसे हल्का मत करो, क्योंकि हमारी अनिका को कुछ नहीं हुआ है, वह अब खतरे से बाहर है, इसलिए डरने और घबराने की ऐसी कोई भी बात नहीं है कि हमें उसकी चिंता करनी चाहिए। बहुत जल्द वह हमारे साथ होगी। अब करण गुलेरिया कहते हैं कि हाँ रोहित, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब रोहित कहता है कि पापा, आप सभी को भी अब राजलक्ष्मी की खुशी का सहारा बनना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास दुख है तो हमारे पास सुख या खुशी का भी एक मुहरा है। अब कहीं ना कहीं करण को भी रोहित मरवा की बातें बिल्कुल सही लगती हैं। अब करण गुलेरिया वहाँ से रोहित को कंधे को थपथपाते हुए वहाँ से अब राजलक्ष्मी के वार्ड की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसे ओटी से रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। अब सभी राजलक्ष्मी के रूम में ही सारे के सारे फैमिली, गुलेरिया और मारवा परिवार के ज़्यादातर मेंबर्स वहीं पर थे। सभी काफ़ी खुश हो जाते हैं। तभी रोहित भी काफ़ी परेशान हो चुका था और काफ़ी टूट भी चुका था, इसलिए उसने अपने कदम एक रूम की तरफ बढ़ा लिए। वह आराम से बैठकर कुछ अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अब्दुल ने बताया था कि आपको सर बच्चों से बात करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर भी उनके मन में काफ़ी उलझन भरी पड़ी है, क्योंकि वह आपका और अनिका मैम दोनों का ही फ़ोन ट्राई कर रही हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी उनका कॉल को नहीं उठा रहा, नहीं उनकी किसी भी कॉल का रिस्पॉन्स में उन्हें मिला है, इसलिए बच्चे काफ़ी परेशान हैं। रोहित अब्दुल की बात याद आते ही उस रूम में जाकर कॉल कर लेता है। तो वहीं दूसरी तरफ अनिका के रूम के बाहर चिराग मेहता काफ़ी देर से आराम से बैठे हुए थे, क्योंकि रोहित के जाने के बाद अब यहाँ चेयर पर अब चिराग मेहता बैठ चुके थे। अब जल्दी से अनिका के वार्ड का दरवाज़ा खुलता है, क्योंकि डॉक्टर ने अच्छे से एग्जाम कर लिया था और डॉक्टर की जल्दी से बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। अब डॉक्टरों की टीम बाहर की तरफ आ जाती है। सब लोग डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अभी वहाँ पर बस चिराग मेहता ही बैठे हुए थे। वह डॉक्टर से कुछ पूछते हैं, लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं कहते। अब चिराग मेहता आगे आए और डॉक्टर से पूछा, क्या हुआ डॉक्टर, मैडम ठीक है ना? डॉक्टर ने अब यहाँ पर एक गहरी सांस लेते हुए पहले तो कुछ देर तक चुप्पी रहते हैं, फिर डॉक्टरों की चुप्पी देखकर चिराग मेहता कहते
लेते हैं और कने रुक जाती हैं और ये सब डॉक्टरों को चुप देखकर वह पूछते हैं, सर क्या आप हमें बताएं कि मैडम ठीक है? अब डॉक्टर ने चिराग मेहता के फेस को देखते हुए कहा, काफ़ी हिम्मत से ऑपरेशन तो कर दिया गया है, वो खतरे से भी बाहर हैं, लेकिन उनके सिर पर बहुत ही गहरी चोट आई है जिसका असर उनका याददाश्त पर भी जा सकता है। अब हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये तो बस अब टाइम ही बताएगा। तब तक पेशेंट को होश नहीं आता, तब तक हमें उनका वेट करना चाहिए। 1 दिन या 2 दिन या फिर ये कहा जाए कि 1 साल या फिर हो सकता है अपनी पूरी ज़िंदगी भी भूल सकती हैं, क्योंकि जब भी उनकी याददाश्त अगर चली गई तो उनकी मेमोरी लॉस हो सकती है। उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ये सारी बातें हमें उनके होश में आने के बाद ही पता चलेंगी। लेकिन ये पूरा यकीन से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इतनी गहरी चोट आने के बाद व्यक्ति अपनी पूरी की पूरी लाइफ यानी कि पूरी की पूरी ज़िंदगी के बारे में ही भूल जाता है। अब डॉक्टर की बात सुनकर चिराग थोड़ी सी हिम्मत करते हुए कहता है, लेकिन डॉक्टर अनिका मैडम का होश कब आ जाएगा? अब चिराग मेहता की बातें सुनकर अब डॉक्टर फिर से कहता है, वैसे तो उन्हें 1 वीक में भी आ सकता है और 2 वीक में भी, या फिर होश में आने के लिए कुछ घंटे भी लग सकते हैं, कुछ दिन भी लग सकते हैं, या ये कहा जाए कम से कम 2 वीक का टाइम भी लग सकता है। इसके बारे में अब उनके होश में आने के बाद, या ये कहा जाए कि तब तक हम वेट ही कर सकते हैं, इससे आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। डॉक्टरों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अब चिराग मेहता काफ़ी सोच विचार में पड़ जाते हैं, क्योंकि अब वो सोचने लग जाते हैं कि तब रोहित को इन सब बातों का पता लगेगा तो रोहित का क्या रिएक्ट होगा, कैसे अपने आप को संभाल पाएंगे सर, और कैसे अपने आप को दिलासा देंगे। ये सब चिराग मेहता के दिमाग में चलना स्टार्ट हो जाता है। अब डॉक्टर वहाँ से चिराग को सारी बातें बताने के बाद वहाँ से अपने कदम दूसरी तरफ कर देते हैं। वहाँ पर एक नर्स और एक डॉक्टर को छोड़ दिया जाता है ताकि सिचुएशन जैसे भी होती है वो डॉक्टर्स को पूरी की पूरी टीम को वहाँ पर इन्फॉर्म करे। अब डॉक्टरों की पूरी टीम जा चुकी थी, लेकिन चिराग मेहता आराम से धम से उस चेयर पर बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपना होश ही नहीं रहता। उन्हें बस ना चाहते हुए भी रोहित के बारे में सोचने लग जाते हैं। अगर सर को इन बातों का पता चला, ये सब काफ़ी उसके दिमाग में चलने लग जाता है। लेकिन रोहित ने तो सारी की सारी बातें पहले से ही सुन ली थी, क्योंकि वह बच्चों को फ़ोन लगाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से बच्चे कॉल ही नहीं उठा पाते। तो दूसरी तरफ से तब वह अब्दुल को कॉल लगाते हैं। अब्दुल उन्हें बताता है कि बच्चों की क्लास चली हुई है, इसलिए बच्चे बिजी हैं, जब फ्री होंगे तो मैं उन्हें बता दूंगा कि आपकी कॉल आई थी। इतनी बात बोलने के बाद रोहित फ़ोन कट करके वापस बाहर अनिका के रूम के बाहर ही आता है, तो वह चिराग और डॉक्टरों की बातें सब सुन लेता है। अब ये सारी बातें सुनकर रोहित कहीं ना कहीं अपने आप को दिलासा देने की कोशिश करता है, जो होगा सही होगा, मुझे अपनी माँ पर पूरा विश्वास है, क्योंकि अनिका की माँ जो करती हैं बिल्कुल सही करती हैं, और मुझे अपनी अनिका पर भी पूरा भरोसा है। अब अनिका ठीक हो जाए मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि बस मैं अपनी अनिका को अपने साथ देखना चाहता हूँ। बार बार रोहित ना चाहते हुए भी रोहित के दिमाग और दिल में वही ख्याल आ रहे थे जब अनिका की पहली बार याददाश्त गई थी, जब रोहित को उसने मानने और जानने और पहचानने से ही मना कर दिया था। यहाँ तक कि रोहित को ही अपने आप महसूस करने से उसे खतरा महसूस होने लग गया था। रोहित जब ये बातें सोचता है तो वह भी थम जाता है। एकदम से रोहित के मुंह से चीख निकल जाती है। तभी साइड में बैठा चिराग मेहता ये सब सुन लेता है। तभी वह रोहित की तरफ देखता है, जो कि रोहित जस्ट उसके पीछे ही खड़ा हुआ था। अब वह उसे देखने के बाद आराम से उसे सारा देकर वापस उस डेस्क पर ही बिठा देता है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जरूर जाना। थैंक यू। दूसरी तरफ स्वाति मल्होत्रा के दिमाग में भी कुछ चल रहा था। वह बस आराम से नीचे की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। बूढ़े बाबा के साथ बैठकर उस गाड़ी में कुछ किलोमीटर की तरफ आगे ही चलती है। फिर वह एक ऐसा सुनसान सा रास्ता देखते हैं। उसके बाद वह अपनी गाड़ी को विजुअल मोड पर कर लेते हैं और फिर कुछ ही मिनट के बाद उनकी गाड़ी उनके किला में पहुंच जाती है, जहां पर काफ़ी हरियाली थी और पशु पक्षियों की चहल पहल थी। अब कुछ मिनट के बाद ही वह
अपने ठिकाने पर पहुंच चुके थे। अब बूढ़े बाबा उस गाड़ी को लेकर उस गाड़ी को वहीं पार्क करने के लिए चले जाते हैं तो स्वाति मल्होत्रा आराम से एक चेयर पर बैठ जाती है और जितने भी अपने कपड़े थे पहले उन्हें चेंज करती है। फिर आराम से रिलैक्स होकर एक गिलास में पानी लेती है और पानी पूरा का पूरा पी जाती है। अब स्वाति मल्होत्रा सोचने लग जाती है। ऐसे में स्वाति मल्होत्रा सोचते सोचते कब उसे 10 से 15 से 20 मिनट हो गई, कुछ स्वाति को भी नहीं पता चलता। ऐसे ही 15 मिनट के बाद बूढ़े बाबा भी आराम से स्वाति मल्होत्रा के पास आकर एक छोटे से स्टूल पर आकर बैठ चुके थे। वह काफ़ी देर से स्वाति मल्होत्रा को नोटिस कर रहे थे क्योंकि बिना कहे बिना सोचे समझे उनके फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे। अब बूढ़े बाबा समझ आते हैं कहीं ना कहीं अनिका मैडम को लेकर स्वाति मैडम काफ़ी परेशान हैं। अब बूढ़े बाबा से ये सब देखा नहीं जाता। वो स्वाति मल्होत्रा से पूछ लेते हैं, क्या हुआ मैडम, आप इतनी बेचैन क्यों लग रही हो? तभी स्वाति मल्होत्रा कहती हैं कि पहले मेरे सामने एक समस्या थी, अब दोबारा से 2 समस्या उत्पन्न हो गई हैं। अब बूढ़े बाबा कहते हैं कि आखिर क्या हुआ, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर आप मुझे अच्छे से बताओगी तो शायद मैं आपकी कुछ सलूशन निकालने में आपकी मदद कर सकूं। अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि इन सब बातों को छोड़ो, जो मैंने तुम्हें काम दिया था, जो काम सौंपा था, क्या वो काम हो गया? अभी इसी बीच खुद बूढ़े बाबा भी भूल चुके थे कि उन्हें क्या काम दिया था, तो एकदम से उसे वो बात याद आ जाती है। तभी वह भाग कर उठ जाते हैं और एक अंधेरे कमरे की तरफ चले जाते हैं। वह अंधेरे कमरे से होते हुए एक गली से होते हुए जहाँ पर और भी काफ़ी घायल पशु पक्षी वहाँ पर लिटाए गए थे, उन्हें आराम से एक एक बॉक्स में रखा गया था ताकि एक दूसरे को हानि ना पहुँचाए। आप जल्दी से वहाँ से एक पिंजरा उठाकर बाहर की तरफ ले आते हैं और स्वाति मल्होत्रा के सामने रख देते हैं। आप स्वाति मल्होत्रा कहती है कि आपको पूरा यकीन है कि ये दिमाग से मेंटल हो चुका है या उसका अपने दिमाग पर कोई कंट्रोल नहीं है? अब बूढ़े बाबा कहते हैं कि हाँ। अब स्वाति कहती है कि आपको कैसा पता चला? तभी बूढ़े बाबा कहते हैं कि मैं 3 से 4 दिन मुझे एक पेड़ पर बिताते हुए हो गए थे। आपकी मेडिसिन भी ख़त्म होने वाली थी जो मेरी भूख को मिटाने का काम करती थी, जिन मेडिसिन को खाने के बाद मुझे भूख तक नहीं लगती थी, या ये कहा जाए कि मुझे पानी की प्यास तक महसूस नहीं होती थी। अब स्वाति मल्होत्रा कहती है फिर आगे। अब बूढ़े बाबा कहते हैं कि अब मैंने देखा कि इनका एक झुंड आता है खरगोश का, वह आराम से पानी को पी रहे थे, लेकिन ऐसे में कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसे मैं देखकर काफ़ी हैरान हो गया क्योंकि सभी जितने भी इनके झुंड के खरगोश थे सभी भाग चुके थे, लेकिन ये इकलौता ऐसा था जो आराम से पानी पी रहा था। दूसरी तरफ से शेर की नज़र इस पर थी, लेकिन ये भी उसी नज़रों से शेर की तरफ देख रहा था, लेकिन इन दोनों की नज़रों आपस में टकराती इतनी तीखी लग रही थी मानो एक दूसरे को मारने या फिर लड़ने के लिए एक दूसरे को चैलेंज कर रही हों। अब शेर इसकी तरफ बढ़ता है तो ऐसे ही खरगोश भी अपने कदम शेर की तरफ बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर तो बूढ़े बाबा काफ़ी हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, आज से पहले तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा। अब उसे दिमाग में वो स्वाति मल्होत्रा की बात आ जाती है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी पावर्स आ चुकी है, या ये कहा जाए कि अब इमेजिनेशन से ये शेर से भी अपने आप को काफ़ी बलशाली और काफ़ी ताकतवर समझने लग गया है। ऐसे में इसकी सोच और इसकी ताकत इसके दिमाग से होती है, ना कि शरीर से। अब जैसे जैसे शेर इसकी तरफ बढ़ रहा था ऐसे ऐसे ये भी बढ़ना स्टार्ट कर देता है। अब शेर इसके ऊपर झपटता है तो ये भी झपटना स्टार्ट कर देता है, लेकिन ये वार इतना भयानक था कि शेर जैसे इस पर झपटता है वह वहाँ पर एक पत्थर से टकरा कर दूसरी तरफ गिर जाता है क्योंकि खरगोश ने पानी के अंदर एक डुबकी लगा ली। अब खरगोश पर जब तो खरगोश पानी के अंदर डुबकी लगा ली और ऐसे में शेर खरगोश को ना खाकर उसका सिर पत्थर से टकरा गया, जिस कारण से वह काफ़ी घायल हो गया। ऐसे में वो आराम से वहाँ से चला गया। मैंने इसे पकड़ने के लिए आपके द्वारा दिए गए बिस्कुटों का प्रयोग किया। मैंने एक रात वहीं पर रहकर उन बिस्कुटों का एक छोटा सा जाल इसके लिए बना लिया, या ये कहा जाए कुछ कुछ कदमों पर वे बिस्किट डाल दिए। मुझे लगा कि 1 नहीं तो 2 नहीं तो 3
कोई सा तो बिस्किट ये खा ही लेगा, लेकिन इसने तो पहला ही बिस्कुट खा लिया। ऐसे में ये बेहोश हो गया। इसके बाद मैं इसे इस पिंजरे में कैद करके आपके पास ले आया हूँ, लेकिन यहाँ पर आया तो मैं आपके पीछे ही खड़ा था, आपके दिमाग में और अनिका मैडम की वो बातें सुनकर, इसलिए मैं आपको ये सब नहीं बता पाया। अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि ठीक किया। अब जल्दी से वह अपनी लैब की तरफ चली जाती है जो उसने वो सब बनाया था वो, और एक इंजेक्शन तैयार करती है। वह इंजेक्शन उस रैबिट को लगा देती है। ऐसे में उसने ऑब्जर्वेशन के लिए रैबिट को अपने पास ही रखा था। अब उसे कम से कम 1 या 2 घंटे का तो टाइम लगेगा। तब तक स्वाति मल्होत्रा भी आराम से वहीं पर एक चेयर पर बैठ जाती है। तभी बूढ़े बाबा कहते हैं कि मैडम साहिबा आप आराम करें, क्योंकि मैं आपके खाने का बंदोबस्त करता हूँ। तभी स्वाति मल्होत्रा कहती हैं कि बूढ़े बाबा मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे बस कुछ टाइम के लिए आराम करने दो। अब बूढ़े बाबा स्वाति की तरफ हाँ में अपनी गर्दन हिला देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। थैंक यू।